हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी, जो कि एनसीईआरटी 6 का ज्योग्राफी चल रहा था। उसका हम 5 चैप्टर जो है ना क्लियर कर चुके हैं। और जो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, जाके आप लोग देख ले पहले, उसके बाद फिर 6 चैप्टर पढ़ें, ठीक है। और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली आपको वीडियो मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। क्या पढ़ना है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ना है। बताया जा रहा है इसमें कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो कि 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी की सतह जो है सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। पृथ्वी पर जो है अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस मैदान में आप खड़े हैं, वो धीरे धीरे जो है गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठती है तो कहीं धंस जाती है। पृथ्वी की सतह जो है कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए, कहीं झील है, कहीं नीचे है तो कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं समुद्र हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। बाह्य प्रक्रिया, ठीक है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपर्दन। अपर्दन किसको कहते हैं? पृथ्वी की सतह से जो घिस कर टूट जाते हैं उसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। जब अपर्दन होता है तो सतह क्या हो जाता है? नीचा। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। और निक्षेपण मतलब होता है फिर से निर्माण हो जाना। यह 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों तथा मैदानों वर्गीकृत करते हैं उनके ऊंचाइयों के जैसा जैसा ऊंचाई रहता है उस प्रकार से करते हैं हम। पर्वत के बारे में देखते हैं। पर्वत, ठीक है। पर्वत के बारे में देखते हैं। पर्वत के बारे में, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह की जो है ना प्राकृतिक ऊंचाई है पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर कैसा होता है? छोटा होता है, आधार जो होता है चौड़ा। यह आपस में आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ तो बादल से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। उन्हें क्या कहते हैं? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत है जो समुद्र के भीतर भी है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कुछ पर्वत समुद्र के भीतर भी है, उनको हम नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि भूमि योग्य की कमी होती है। कृषि जो वहाँ भूमि योग्य नहीं होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला, जैसे देख पाते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन। वलित होता है, एक होता है भ्रांशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। पर्वत तथा अल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय तथा अल्प्स जो है कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। इस टाइप का शंक्वाकार होता है, ठीक है। तो शिखर जो है शंक्वाकार है। भारत को अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। भारत के जो अरावली श्रृंखला वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
अपर्दन के प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। अपलेशियन पर्वत और यूराल पर्वत जो है बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। कौन सा पर्वत का निर्माण होता है? भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हर्ष तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। नीचे को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा बसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। राइन घाटी तथा बसजेस जो है ना पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र की जो है ना उदाहरण है। एटलस में दिए गए विभिन्न मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूविकृति के कुछ उदाहरणों का पता लगाएं। देखिए द्रोणिका, यह उत्खंड भ्रंश, ये है द्रोणिका भ्रंश। नीचे है धसा हुआ भाग है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। किलिमंजारो और फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशय के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। बनों से हमें ईंधन, चारा, श्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद हो गया, रेजिन इत्यादि जो है प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वत के प्रचलित खेल हैं। ठीक है, ये सारे पर्वत के प्रचलित जो है ना वो खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? ज्वालामुखी से ये पर्वत निकल रही है। पठार के बारे में देखते हैं। पठार, ठीक है, पठार किसे कहते हैं? पठार उठी हुई एक सपाट भूमि है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक ऊंचा उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग में मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठार में से एक है। दक्कन का पठार जो है पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका जो है ना अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल में 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। खनिजों को जो है प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भाग में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा और कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार में कतई की पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होते हैं एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। काली मिट्टी कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
अब देखते हैं मैदान के बारे में। ठीक है, पठार देख लिए हम लोग, और मैदान देखते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान जो है समतल भूमि का बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक होते हैं, ऊंचे नहीं होते हैं। 200 मीटर से अधिक ऊंचा मैदान नहीं होता है। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को भी वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेप से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थल स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र एक मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। इसका जो है ना प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा के मैदान में सबसे अधिक जो है ना जनसंख्या वाला क्षेत्र होते हैं। जहाँ मैदान होगा वहाँ कृषि अच्छे होंगे। स्थल एवं लोग देखते हैं। स्थल रूप और उसके लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार में जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदान क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें अच्छी होती है। फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान है। विभिन्न प्रकार के जलरूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों से कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश करते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोगी में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जैसे यहाँ फेंका गया है, फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है, ये सारा चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। चलिए, ये भी खत्म हो चुका है। ये चैप्टर यहीं तक है। ठीक है, तो 6 चैप्टर समाप्त हो चुका है। 7 चैप्टर अगला दिन आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।